नमस्कार दोस्तों, मैं सीएम मनोज गुप्ता स्वागत करता हूं आप सबका हमारे YouTube चैनल ऑल अबाउट टैक्सेस पर। एमएसएमई पेमेंट रूल्स के रिगार्डिंग हमने काफी सारी बातें आपके साथ डिस्कस की। बहुत सारा डिस्कशन किया कि कब एप्लीकेबल होगा, कब एप्लीकेबल नहीं होगा, कैसे इस रूल्स को अवॉइड किया जाए, किस तरह जो है अपनी टैक्स लायबिलिटी को मिनिमाइज किया जा सके। उसके बावजूद भी बहुत सारे क्वेश्चन जो है हमारे सामने आते हैं, जिसमें जो है काफी सारे डाउट्स जो है यहाँ पर काफी सारे लोगों को है कि जैसे कि अगर मान लीजिए जो सेलर है, जो सप्लायर है, अगर वो एमएसएमई एक्ट में रजिस्टर्ड है क्या, तो ही बायर पर जो है पेमेंट करने की लायबिलिटी है एज पर सेक्शन 15। तो क्या जो 15 दिन की 45 दिन की कंडीशन है, क्या सिर्फ उन्हीं सेलर्स के रिगार्डिंग है जो एमएसएमई एक्ट में जिनके पास उद्यम रजिस्ट्रेशन है? जिनके पास उद्यम रजिस्ट्रेशन नहीं है, क्या उन पर यह एप्लीकेबल नहीं होगा? तो सबसे पहले तो एक जो डाउट रहता है, यहां पर दो पार्टीज है, बायर है और सेलर है। तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है 43B क्लोज एच की जो एप्लीकेबिलिटी है वो बायर को चेक करनी है। बायर को चेक करना है कि जिस सेलर से, जिस सप्लायर से उसने गुड्स परचेज की, जिस सप्लायर से उसने सर्विसेज अवेल की, क्या वो सप्लायर माइक्रो स्मॉल इंटरप्राइजेज है एज पर एमएसएमई एक्ट, क्या वो एमएसएमई एक्ट में रजिस्टर्ड है? तो ऐसे में बायर पर यह जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसे चेक करना है कि क्या वो जो पेमेंट कर रहा है 15 दिन के अंदर, 45 दिन के अंदर पेमेंट कर पा रहा है या नहीं। सेकेंडली, जो बायर का जो स्टेटस है, क्या वो एमएसएमई एक्ट में रजिस्टर्ड है या फिर नहीं, ये टोटली इररेलीवेंट है। जो बायर है वो एमएसएमई एक्ट में रजिस्टर्ड होगा तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और अगर वो नहीं होगा रजिस्टर्ड तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सिर्फ सप्लायर जिससे गुड्स सर्विसेज परचेज की गई है उसका स्टेटस हमें चेक करना है कि क्या वो एमएसएमई एक्ट में रजिस्टर्ड है या नहीं, क्या उस पर एमएसएमई एक्ट एप्लीकेबल होता है या नहीं, क्या वो एक माइक्रो स्मॉल इंटरप्राइजेस है या नहीं। तो अगर अकॉर्डिंगली जो है एप्लीकेबिलिटी 43B क्लोज एच की आती है, तो ऐसे में हमें 15 दिन या 45 दिन की जो पेमेंट्स है वो चेक करनी है। अगर टाइमली पेमेंट हो गई है तो जिस फाइनेंशियल ईयर में आपने पेमेंट की है उसी फाइनेंशियल ईयर के अंदर आप जो है परचेज को, उस एक्सपेंस को जो है क्लेम कर सकते हैं। और अगर जो है जो पेमेंट हुई है वो 15 या 45 दिन के बाद हुई है, जो भी ड्यू डेट थी, तो ऐसे में वो जो पेमेंट है जिस फाइनेंशियल ईयर में आपने उसको पे किया है, तो मे बी अगर आपने 31 मार्च के बाद पे किया है तो उसको आप नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर 24-25 में क्लेम कर पाएंगे। तो यहां पर एक काफी बड़ा डाउट था कि ये जो सप्लायर है, ये जो सेलर है, क्या वो एक माइक्रो स्मॉल इंटरप्राइजेज है लेकिन उसके पास उद्यम रजिस्ट्रेशन नहीं है, तो क्या ऐसे में ये जो 43B क्लोज एच की एप्लीकेबिलिटी है ये आएगी या नहीं। तो ऐसे में अगर हम बात करें सेक्शन 43B की, तो सेक्शन 43B में आप देखेंगे कि यहां पर कहा गया है एनी सम पेबल बाय द एसएससी, कि जो एसएससी है मींस जो बायर है, अगर उसे कोई भी अमाउंट पे करनी है टू ए माइक्रो और स्मॉल इंटरप्राइजेस, एक माइक्रो इंटरप्राइजेस को और स्मॉल इंटरप्राइजेस को, बियॉन्ड द टाइम लिमिट स्पेसिफाइड इन सेक्शन 15, जो सेक्शन 15 में जो टाइम लिमिट दी गई है उसके बियॉन्ड अगर वो पेमेंट करता है, तो ऐसे में शेल बी अलाउड irrespective of the previous year in which the liability to pay such sum was incurred by the SSC according to the method of accounting, only in computing the income referred to in section 28 of that previous year in which such sum is actually paid by him। कि जिस साल में उसने परचेज किया, जिस साल में वो खर्चा, उसने एक्सपेंस जो उसने इनकर किया, वो इररिलेवेंट है। जिस साल में पेमेंट होगी उस साल में वो एक्सपेंस, उस साल में वो परचेज अलाउ की जाएगी, अगर जो पेमेंट की गई है वो सेक्शन 15 में जो टाइम लिमिट्स दी गई है उसके बाद की गई है। और ऐसे में अगर आप सेक्शन 15 को रीड करेंगे तो सेक्शन 15 में रीड करने पर आपको मिलेगा कि वेयर एनी सप्लायर, कोई भी सप्लायर जो क्या कर रहा है, गुड्स की सप्लाई कर रहा है या फिर सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है टू ए बायर, द बायर शैल मेक पेमेंट देयर ऑफ ऑन और बिफोर द डेट एग्रीड अपॉन बिटवीन हिम एंड द सप्लायर इन राइटिंग, कि सप्लायर और बायर के बीच में जो डेट एग्री हुई है, एग्रीड जिस पर किया है, उस डेट तक वो पेमेंट हो जानी चाहिए। और अगर कोई एग्रीमेंट नहीं हुआ है तो बिफोर अपॉइंटेड डेट, अपॉइंटेड डेट से पहले जो है, अपॉइंटेड डेट से पहले पेमेंट हो जानी चाहिए।
और कहा गया कि अगर दोनों के बीच कोई डेट एग्री होती है तो यह डेट जो है 45 डेज से ज्यादा नहीं हो सकती, प्रोवाइडेड दैट इन नो केस द पीरियड इन राइटिंग शैल बी एक्सीड्स 45 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ एक्सेप्टेंस और डेट ऑफ डीम्ड एक्सेप्टेंस। इसके रिगार्डिंग ऑलरेडी हमने डिटेल में डिस्कस किया है। अपनी फर्स्ट वीडियो के अंदर हमने देखा था कि कौन सी ड्यू डेट होती है, कौन सी डेट ऑफ जो है अपॉइंटमेंट जो एक्सेप्टेड डेट मानी जाएगी, डीम्ड एक्सेप्टेंस कब मानी जाएगी, ये सभी हमने विद एग्जांपल्स जो है डिस्कस किया है। डिस्क्रिप्शन के अंदर प्लेलिस्ट दी गई है, उस प्लेलिस्ट के जरिए आप टोटली जो है एमएसएमई के रिगार्डिंग जितने भी आपके अभी तक डाउट्स है वो क्लियर कर सकते हैं। अब बात आई कि यहां पर लिखा गया वेयर एनी सप्लायर, कि अगर कोई सप्लायर करता है सप्लाई गुड्स की या सर्विसेज की, और सप्लायर को डिफाइन किया गया सेक्शन 2 क्लोज एन के अंदर। सेक्शन 2 क्लोज एन के अंदर अगर आप देखेंगे तो वहां पर कहा गया सप्लायर मींस माइक्रो स्मॉल इंटरप्राइजेस, सप्लायर मींस माइक्रो स्मॉल इंटरप्राइजेस विच हैज फाइल्ड ए मेमोरेंडम विद द अथॉरिटी रेफर्ड इन सेक्शन 8। तो ये जो मेमोरेंडम है ये बेसिकली यही आपका उद्यम रजिस्ट्रेशन है, कि सेक्शन 8 के तहत जो मेमोरेंडम फाइलिंग की बातें की गई है, अगर उसने वो मेमोरेंडम फाइल किया हुआ है तो ऐसे में जो है वो एक सप्लायर है माइक्रो स्मॉल इंटरप्राइजेस, और ऐसे में सेक्शन 15 की टाइम लिमिट्स उस पर एप्लीकेबल होंगी। तो अगर मान लीजिए कोई सप्लायर जिसके पास यह मेमोरेंडम नहीं है, यह उद्यम रजिस्ट्रेशन नहीं है, तो अकॉर्डिंग टू सेक्शन 15 वह सप्लायर नहीं माना जाएगा, उसको एमएसएमई एक्ट का बेनिफिट नहीं मिलेगा। और ऐसे में जो टाइम लिमिट्स दी गई है उस टाइम लिमिट्स के बियॉन्ड अगर पेमेंट की जाएगी तो एमएसएमई एक्ट के तहत जो इंटरेस्ट पे करने की बात होती है वो भी एप्लीकेबल नहीं होगी। तो इट मींस सेक्शन 15 की अगर एप्लीकेबिलिटी चाहिए तो जो सप्लायर है वो एक माइक्रो स्मॉल इंटरप्राइजेस होनी चाहिए। मीडियम इंटरप्राइजेस को यहां पर भी सप्लायर नहीं माना गया है। और विच इज फाइल्ड ए मेमोरेंडम, जिसने एक मेमोरेंडम फाइल किया है, इट मींस जो है उद्यम रजिस्ट्रेशन जिसने ऑब्टेन किया है वही जो है सप्लायर माना जाएगा वो सेक्शन 15। सेक्शन 8 को आप रेफर कर सकते हैं। सेक्शन 8 के अंदर बेसिकली जो है प्रोसीजर बताया गया है कि कैसे जो है सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट जो है जो मेमोरेंडम है जो उद्यम रजिस्ट्रेशन है वो जो है बेसिकली सप्लायर्स को प्रोवाइड करेगी। तो एनी पर्सन हु इंटेंड्स टू एस्टेब्लिश ए माइक्रो स्मॉल इंटरप्राइजेस में एट हिज डिस्क्रिप्शन, अपनी मर्जी से आप जो है मेमोरेंडम ऑफ माइक्रो स्मॉल इंटरप्राइजेस अप्लाई कर सकते हैं। और मीडियम इंटरप्राइजेस इंगेज्ड इन प्रोवाइडिंग और रेंडरिंग ऑफ एनी सर्विस में एट हिज डिस्क्रिप्शन। तो ये बेसिकली यहां पर बताया गया कि अपनी मर्जी से आप जो है उद्यम रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एज सच देयर इज नो जो है कंपलसरी बर्डन आपको अप्लाई करना ही है। शैल फाइल द मेमोरेंडम ऑफ माइक्रो स्मॉल एज द केस मे बी ऑफ मीडियम इंटरप्राइजेस विद सच अथॉरिटी एज मे बी स्पेसिफाइड बाय द स्टेट गवर्नमेंट और द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो अथॉरिटी स्पेसिफाई की है उस पर आप क्या करेंगे, उस पर आप जो है अपना मेमोरेंडम फाइल करेंगे और उसके बाद जो है एक सर्टिफिकेट आपको दिया जाएगा जो कि बेसिकली आपका जो है उद्यम रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है। तो इट मीन सेक्शन 15 के लिए आपको जो है सप्लायर होना जरूरी है, और सप्लायर जो है सेक्स जो एमएसएमई एक्ट के अंदर उसे माना गया है जो माइक्रो या फिर स्मॉल इंटरप्राइजेस है, और साथ ही में जिसने जो है मेमोरेंडम फाइल किया है जिसके पास उद्यम रजिस्ट्रेशन है। तो इट मींस यहां पर अगर हम बात करें सेक्शन 43 बी की क्लोज एच के अंदर कहा गया कि माइक्रो स्मॉल इंटरप्राइजेस अगर सेक्शन 15 के अकॉर्डिंग जो टाइम लिमिट्स दी गई है उसके बियॉन्ड अगर पेमेंट की जाती है तो ही ऐसे में जो है सेक्शन 43 बी क्लोज एच जो है अट्रैक्ट होगा। और सेक्शन 15 के अकॉर्डिंग जो सप्लायर है उसके पास जो है उसका जो है माइक्रो स्मॉल इंटरप्राइज होना जरूरी है और उसके पास मेमोरेंडम होना जरूरी है। इट मींस उद्यम रजिस्ट्रेशन होना जरूरी है। तो कहीं ना कहीं एक बात ये स्टैब्लिश की जा सकती है कि जो माइक्रो स्मॉल इंटरप्राइजेस एमएसएमई एक्ट के तहत रजिस्टर्ड है जिनके पास उद्यम रजिस्ट्रेशन है उन्हीं पर यह जो प्रोविजन है यह जो क्लोज है वो एप्लीकेबल होगा। और कहीं ना कहीं एज ए बायर एज ए रेसिपिएंट आपको भी यही कोशिश करनी है कि अगर आप पेमेंट कर रहे हैं तो मेक श्योर 43 बी क्लोज एच की एप्लीकेबिलिटी ना आए। तो सबसे पहले आप उन्हीं माइक्रो स्मॉल इंटरप्राइजेस की पेमेंट करें जिन पर एमएसएमई एक्ट एप्लीकेबल होता है और जिनके पास उद्यम रजिस्ट्रेशन है। जिनके पास उद्यम रजिस्ट्रेशन नहीं है उनको प्रायोरिटी में आप जो है सेकंड लेवल पर रखें,
पहली प्रायोरिटी में सिर्फ आप उन्हीं लोगों की पेमेंट करें जिनके पास उद्यम रजिस्ट्रेशन है और जिन पर माइक्रो स्मॉल इंटरप्राइजेस एक्ट जो है, एमएसएमई एक्ट जो है वो एप्लीकेबल होता है। फॉर एग्जांपल हो सकता है एक होलसेल ट्रेडर, रिटेल ट्रेडर के पास भी जो है उद्यम रजिस्ट्रेशन हो, लेकिन जैसा कि उसको जो है माइक्रो स्मॉल इंटरप्राइजेस की जो डेफिनेशन है, जहां पर मैन्युफैक्चरर और सर्विस प्रोवाइडर को ही कवर किया गया है, वहां पर ट्रेडर्स को जो है सिर्फ प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग के लिए जो है यह उद्यम रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट दिया जाता है। इसके अलावा और कोई बेनिफिट यहां पर ट्रेडर्स को नहीं मिलता है। तो इट मींस जहां पर माइक्रो स्मॉल इंटरप्राइजेस है, मैन्युफैक्चरर, सर्विस प्रोवाइडर और जो उद्यम रजिस्ट्रेशन के साथ है, उनकी पेमेंट आप पहले करें। उसके बाद वो माइक्रो स्मॉल इंटरप्राइजेस जिनके पास उद्यम रजिस्ट्रेशन नहीं है, स्टिल वो मैन्युफैक्चरर है, सर्विस प्रोवाइडर है, उनको आप प्रायोरिटी लिस्ट में जो है नीचे की तरफ रख सकते हैं। एंड उसके बाद जो है आप ट्रेडर्स, होलसेल ट्रेडर, रिटेल ट्रेडर्स को जो है पेमेंट्स कर सकते हैं। हालांकि पेमेंट्स के लिए देखिए अगेन आप लोगों के बीच में क्या एग्रीमेंट्स हुए हैं, किस तरह की आपकी इंडस्ट्री है, कितना क्रेडिट पीरियड है, बहुत सारी चीजें मैटर करती है। मेरे लिए सिंपली आपको ये बोल देना कि पेमेंट कर दीजिए इतना आसान नहीं है। लेकिन कहीं ना कहीं एक बात ध्यान रखिए, जो कॉस्ट ऑफ नॉन कंप्लायंस है वो हमेशा कॉस्ट ऑफ कंप्लायंस से ज्यादा होती है। तो ये आपको ध्यान रखना है, अगर नॉन कंप्लायंस में अगर कहीं आपको कोई कॉस्ट पे करनी पड़ी तो वो आपकी कंप्लायंस कॉस्ट से ज्यादा होगी। तो कोशिश कीजिए जो ये 43B क्लोज एच की एप्लीकेबिलिटी है इसको आप मिनिमाइज कर सके। किस तरह मिनिमाइज कर सकते हैं ये ऑलरेडी मैं अपनी प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुका हूं। अगर आपने उसको अभी तक नहीं देखा है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वो वीडियो जरूर देखें। और जो है अपनी बैलेंस शीट को फाइनलाइज करते हुए जो है किस तरह की अप्रोच आपको रखनी है, किस तरह आपको देखना है, क्रेडिटर एनालिसिस कैसे करना है, वो जो है आप उस वीडियो के जरिए देख सकते हैं। और यहां पर अगर मैं इस वीडियो को कंक्लूड करूं तो सबसे पहले जो माइक्रो स्मॉल इंटरप्राइजेस, मैन्युफैक्चरर, सर्विस प्रोवाइडर्स जिससे आपने गुड्स ली है, सर्विसेज ली है, जिनके पास उद्यम रजिस्ट्रेशन है, आप सबसे पहले उनकी पेमेंट करें सो दैट की 43B क्लोज एच की एप्लीकेबिलिटी ना आए। आई होप मेरी यह वीडियो आपके लिए यूजफुल होगी, और ढेर सारी ऐसी ही वीडियोस के लिए आप सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे यूट्यूब चैनल को। हमारी ऐप जो है आप डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दिया गया है। टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर सकते हैं जहां पर बहुत सारी यूजफुल फाइल्स आपको शेयर की जाती है जिसे आप डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल के अलावा व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर सकते हैं जहां पर डेली टैक्स अपडेट्स आपको दिए जाते हैं। फेसबुक पेज आप विजिट कर सकते हैं। हमारी वेबसाइट allabouttaxes.in वेबसाइट जो है आप विजिट कर सकते हैं। कोई भी प्लेटफॉर्म जहां पर भी आपको किसी तरह भी टैक्स अपडेट चाहिए, वो सभी प्लेटफॉर्म्स आपके पास अवेलेबल है, जहां पर आप ऑल अबाउट टैक्सेस सर्च कर सकते हैं और जो है सब्सक्राइब कर सकते हैं। आई होप मेरी यह वीडियो आपके लिए यूजफुल होगी। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। देखते रहिए, लाइक करते रहिए हमारे यूट्यूब चैनल ऑल अबाउट टैक्सेस को।